नमस्कार। थलेरीज एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल में आप सभी का एक बार और स्वागत है। आज हम एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स को समझने का जो क्रम है उसमें हम पार्ट 4 पे आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उसमें हमें ये किस तरह से फलादेश में आके ये अप्लाई होगा। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारा जो है इसको पार्ट क्रम वाइज देखें। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो शायद आपको इतनी आसानी से ये समझ ना आए, तो आप जो है पार्ट 1 से देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा और आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ तक समझ जाएंगे जितने भी हमने अपने अभी तक के स्टेप्स देखे हैं फलादेश के लिए। तो बेसिक कंसेप्ट जो एस्ट्रोलॉजी के रहते हैं, जिन्हें अगर हम ये समझ जाएंगे तो हम आसानी से जो है अपनी कुंडली या हम अपने रिश्तेदारों की कुंडली या किसी भी जान पहचान के कुंडली को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, उसमें फलादेश को जान सकते हैं और जो है फ्यूचर में आने वाली समस्याओं या उससे जो है फायदे लाभ को ले सकते हैं। ठीक है, समस्याओं का निदान भी हम कर सकते हैं। तो आज जो है हम बात करेंगे। तो अभी तक जो है मैं इन ब्रीफ बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने जो ग्रहों के बारे में पढ़ा, राशियों का क्रम पढ़ा, शत्रु, उसके मित्र शत्रु देव दानव के बारे में पढ़ा, ग्रहों की दृष्टियों के बारे में पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी और फिर हमने इसमें देखा कि जो है डिग्री वाइज ग्रह कैसे जो है इफेक्ट करता है, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है। और उसके बाद हमने जो है अब हम देखेंगे अस्त विधि हमने देख लिया है, अस्त ग्रह का हमने किस तरह से उसका फल रहेगा और डिग्री वाइज किस तरह से वो फल करेगा। आज पार्ट 4 में हम हम कुंडली पे आ गए हैं। मैंने आपको पिछले पार्ट में बोला था कि अब जो आपके मन में चित्र कुंडली का बनता है, आज हम इसके बारे में जो है अच्छे से समझेंगे कि ये है क्या चीज़। सारा जो कुंडली का फलादेश का जो भी हमारा जो भी इसमें चलेगा, मेन आधार हमारा यही होगा। ये जो चार्ट है, ये जो 12 भाव, मैंने थोड़ी सी चर्चा पिछले में भी करी थी कि इसके 12 भाव होते हैं। तो इसको जो है आज हम समझेंगे कि, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अभी तक हमने पढ़ा वो सारे लागू होंगे इस पे। वो तो हमारा जो है हमारा जो बेस तो वही है, लेकिन अब जो कुंडली जो एक हमारे मन में चित्र बनता है या जो कुंडली का आधार है, जहाँ पे हम सीधे जाएंगे, या जो जब आपको कुंडली दिखाने को ही आएगा तो आप इस तरह का चार्ट आपके जो है जब आप सॉफ्टवेयर से उसको निकालते हैं तो आपको ये चार्ट बन जाता है। तो इससे फलादेश होना है, सारा कुछ जो है इसी से चल रहा है। तो यानी जो बेसिक जो आधार है इसका वो तो यही है कुंडली का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने लिखा है कि फलित कुंडली का मुख्य आधार जन्म कुंडली होती है। तो ये जन्म कुंडली, फलित कुंडली का मुख्य आधार क्या है? जन्म कुंडली है। यानी कि फलित इसी पे फलित होगा, इसी से लगन कुंडली से ही फलित करेंगे। जो भी हमने देखना है जातक के बारे में, मनुष्य के बारे में, या जो भी आपसे प्रश्न पूछता है उसके बारे, उस प्रश्न का आंसर हमें यही मिलेगा। तो जितने अच्छे से आप इसको समझेंगे उतनी आसानी से आप उस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो हम इसको, मैंने यहाँ इसलिए लिखा होता है ताकि आपको एक रेडीमेड मिल जाए। मैं ऐसे बोल भी सकता हूँ कुंडली बना के, लेकिन लिखने का एक आपको तो कुछ लिटरेचर आपके पास रह सकता है। ये कई जो है जगहों से मिला के हम एक जगह ला के हम एक जगह इसको, आपको एक ही जगह ये सारी चीज़ मिल जाती है। आपने आगे पीछे फिर से थोड़ी क्लियरिटी करनी हो तो आप एकदम से इसको देख सकते हैं अपनी वीडियो में जाके। तो हमने देखा कि फलित कुंडली का मुख्य आधार जन्म कुंडली होती है। ये तो मेन आधार तो यही है। प्रत्येक जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और जो 12 राशियों के प्रतीक माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक जन्म कुंडली में 12 भाव। अब आप देखो 12 भाव, ये जो 1 2 3 4 5 से लिखा है, ये आज फिर मैं दोहराऊंगा कि ये अभी हमने भाव को बताने के लिए, हाउस को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया है। अब ये राशियां इसको नहीं माने आप, बाद में ऐसा नहीं लिखा जाएगा, वहाँ राशियां लिखी जाएगी। लेकिन अभी हम 12 भाव समझे इसको कि 1 2 3 4 करके 12 भाव है। तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। ठीक है, जो 12 राशियों के प्रतीक, राशियां भी हमारे पास 12 है, इनका क्रम चेंज नहीं होगा।
राशि हमारे पास 12 है। ये बारी बारी मैं ये बात बोलता हूँ कि इसका क्रम चेंज नहीं होगा। जब भी लगन कुंडली का निर्माण होगा तो जो भी जन्म में ये लगन होता है, तो जिस टाइम हमारा जन्म होता है किसी भी बच्चे का, जातक का, तो उस टाइम मैंने कल भी बताया था कि पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती हुई प्रतीत होती है वो हमारा लगन की राशि बन जाती है। और उसके बाद वो मान लो यहाँ पे वो वृष राशि बनती है, तो वृष राशि, अब हमें पता है वृष राशि का नंबर 2 है, तो हम यहाँ लिख देंगे। अभी इसीलिए मैंने बोला था कि अगले आने वालों में हम नंबर से याद रखेंगे इनको। तो यहाँ नंबर मान लो मैंने 2 लिख दिया, तो 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, इसको ऐसे लिख देंगे। यानी क्रम नहीं टूटेगा, राशि क्रम नहीं टूटेगा। आपने सिर्फ लगन को कैलकुलेट करना है, उसके बाद वो खुद आगे चलेगा, क्रम चलेगा। तो ये 12 राशियां, 12 भाव, ठीक हो गया। 12 भाव होते हैं जो 12 राशियों के प्रतीक माने जाते हैं। प्रतीक वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई भी आ सकती है। आप अगर अपनी जन्म कुंडली देखेंगे, आपके हो सकता है यहाँ 3 लिखा हो, आप अपने और रिलेशन में किसी दूसरे हो सकता है 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, क्योंकि जिस टाइम जिस जातक का जन्म हुआ वो तो उसका लगन होगा। तो इसलिए हमने ये बोला कि 12 भाव। और एक चीज और, क्रम कभी कभी नहीं टूटता, यही क्रम रहता है। राशि स्वामी वही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेंगे कि मेष राशि का स्वामी बुध हो गया, ऐसा नहीं होगा। मेष राशि का स्वामी मंगल ही रहेंगे, वृष का शुक्र ही रहेंगे। वृष के लिए क्रम संख्या 2 है और तुला के लिए 7 है, ये ऐसे ही रहेगा, इसलिए ये स्थिर है। दूसरी तरफ हमारा जो लगन 12 के 12 भाव है, ये बिल्कुल स्थिर है, ये कभी चेंज नहीं होंगे। ये भाव तो यही रहेगा 1 2 3 4 5। इसमें राशि अलग अलग हो सकती है आपके जन्म के हिसाब से, भाव कभी चेंज नहीं होगा। तो जन्म कुंडली में हमने ये बड़े ध्यान रखना है इसको फलित में, कि कुछ चीजें स्थिर है उनको चेंज नहीं करना है, वो सिंपल है। ये कुछ चीजें बिल्कुल स्थिर है, वो वैसे ही रहती है। तो ये 12 के 12 भाव चेंज नहीं होते, ये वैसे ही रहते। इसमें राशि, इसीलिए मैंने प्रतीक वर्ड यूज किया है कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, ये तो स्थिर होते 12 के 12, जो 12 राशियों के प्रतीक माने जाते हैं। यानी कि प्रतीक का मतलब यहाँ कोई और भी राशि हो सकती है, यहाँ कोई और भी हो सकती है, यहाँ और भी हो सकती है, और भी हो सकती है। यानी एक राशियां तो एक से स्टार्ट नहीं होगी। किसी की हो भी सकती है, जिसका मेष लगन था तो उसकी तो 1 से स्टार्ट हो जाएगी, किसी की 2 की स्टार्ट होगी, किसी के 3 से स्टार्ट होगी। यानी ये, इसलिए ये 12 के 12 भाव उसके प्रतीक माने जाते हैं, 12 राशियों के प्रतीक माने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, 12 राशियों के प्रतीक। यानी इसमें अब इन हाउसेज में एक एक राशि जरूर होगी। अब कौन सी होगी वो जन्म के हिसाब से, हम जन्म के हिसाब से वो निर्धारित होगी। ठीक हो गया, जो समझने वाली बात थी। 2 चीजें हम यहाँ बिल्कुल क्लियर करना है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक तो 12, इसको पहला भाव बोलेंगे हमेशा, जो हमेशा बोलेंगे वो पहला भाव बोलेंगे। राशि कौन सी है वो जन्म डिसाइड करेगा कि जब जन्म हुआ तो वहां राशि कौन सी आई। तो यानी राशियों बदलती जाएगी, हाउस कभी नहीं बदलेगा। तो 12 के 12 ये जो हाउसेज है ये स्थिर होंगे, राशियां परिवर्तित होएगी इसमें। ठीक हो गया। जन्म कुंडली में 12 भाव में 12 राशियों एवं जन्म कुंडली के 12 भाव में 12 भाव हमने स्थिर बोल दिया, 12 राशियां जो परिवर्तित भी हो सकती है, एवं 9 ग्रहों की विशेष स्थितियों को समग्र रूप से प्रकट करता है। जन्म कुंडली क्या करता है, ये इसकी सिंपल सी आप डेफिनेशन समझ सकते हैं कि इसमें है क्या, होगा क्या। इसमें 3 चीजें होगी। पहला क्या होगा, 12 ये भाव है, ठीक हो गया। इसमें 12 राशियां होगी, जन्म के हिसाब से वो फिट होगी। और फिर क्या होगा, 9 ग्रह जन्म के हिसाब से, जो ग्रह जिस राशि में जन्म के समय जिस राशि में था उस राशि में उसको लिख दिया जाता है। तो वो उन 3 चीजों को मिला के जन्म कुंडली का निर्माण होता है हमारा। जो ये आपको एक चित्र दिख रहा है, इसमें 3 चीजें हैं। एक तो 12 भाव है, नंबर 2 12 राशियां हैं, नंबर 3 9 ग्रह हैं जो इसमें फिट होंगे। उसके हिसाब से हम फलादेश करेंगे। फिर वो डिग्री वाइज कैसा है, कोई अस्त तो नहीं है, वही चीज़ें पुरानी जो बेसिक हम पढ़ चुके हैं वो मैं दोबारा दोबारा इसलिए बताता हूँ क्योंकि वही है हमारे मेन पिलर, उसके हिसाब से ही हमने फलादेश में आगे करना है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब प्रथम से द्वादश तक सभी भाव मनुष्य के पूर्ण जीवन की घटनाओं की व्याख्या करते हैं। मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, मैंने इसलिए लिखा कि आप ये समझें कि ये जो पहले हाउस से लेके 12वें हाउस तक क्या जो हमारे बॉक्सेस है उनको हम हाउस भी बोलते हैं,
भाव ही बोलते, भाव, भाव और हाउस भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, मनुष्य के पूर्ण जीवन की घटनाओं, यानी मनुष्य के जीवन में जो भी घटना घटती है उसका आंसर हमें यही मिलेगा। आपके पास जहाँ तक कोई भी प्रश्न कर सकता है, वो अपने स्वास्थ्य से संबंधित कर सकता है, नौकरी से संबंधित कर सकता है, संतान से संबंधित कर सकता है, विवाह से संबंधित कर सकता है, व्यापार धंधे से संबंधित कर सकता है, और आयु से संबंधित कर सकता है, पराक्रम से संबंधित कर सकता है, धन होगा या नहीं होगा, किस तरह से होगा, आएगा या कितना व्यय होगा। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी प्रश्न अपने जीवन से संबंधित करें, उसके पास पशुधन होगा, जमीन होगी, सुख समृद्धि होगी, मकान भूमि होगा, या धर्म के काम में वो रुचि रखेगा नहीं रखेगा, तो ये सारी चीज़ें जो प्रथम से द्वादश सभी तक सभी भाव मनुष्य के पूर्ण जीवन की घटनाओं की व्याख्या करते हैं। का मतलब ये है कि कोई भी प्रश्न जब जहाँ तक पूछे आपसे, या आपने अपने बारे में अपनी कुंडली में देखना है, तो आपने इसी पे जाना है। तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये तीन चीज़ों को मिला के बना 12 भाव। अभी हम उनको अगले पार्ट्स में, पहले हम भाव समझेंगे सच अच्छे से, कि प्रथम भाव से हम क्या क्या देखना है, द्वितीय से क्या देखना है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसी से तो फलादेश करना है। मान लो आपसे प्रश्न किसी ने किया कि क्या मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर लूँ तो क्या मुझे फ़ायदा होगा, तो आपको एकदम आना चाहिए कि मैंने उसके लिए कौन सा भाव देखना है, कौन सा ग्रह देखना है। तो उसी से तो आप पता लगा लोगे कि आप बोलेंगे उसको कि मैं करूं या ना करूं। कि वो बोलेगा मैं दुकान करनी है तो मैं करूं या ना करूं, तो कहाँ से आएगा आंसर, यहीं से आएगा आंसर। तो यानी कि मेन कुंजी जो है हमारी यही है, उसके आंसर देने के लिए क्वेश्चन का, जो भी जातक आपसे करेगा। तो इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका फलादेश का 50% काम हो गया। उसके बाद तो हमने उसको अप्लाई कैसे करना है सारी चीज़ों को, उसको थोड़ा समझना है। लेकिन आपने ये चीज़ें समझ ली, तो इसमें हमने क्या समझा, 12 भाव समझा जिससे ये बना है। 12 भाव के 12 भाव के बारे में अब जानकारी करेंगे, अभी हम अगले पार्ट में करेंगे। लेकिन 12 भाव, प्रत्येक भाव से क्या हमें देखना है। फिर 9 ग्रह, क्योंकि मैंने बोला 12 भाव 12 राशियों और 9 ग्रहों से मिलकर ये बना है। तो 9 ग्रहों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मान लो आपसे क्वेश्चन आता है कि क्या इसे मेरे बच्चे को कोई आपसे प्रश्न करता है कि इसे सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या ये डॉक्टर बनेगा या ये इंजीनियर बनेगा, क्या इसको मैं नॉन मेडिकल रखाऊं या मेडिकल रखाऊं या कोई और सब्जेक्ट रखाऊं, कोई टेक्निकल और सब्जेक्ट रखाऊं, तो आप कैसे देखेंगे। तो आप, उसने क्वेश्चन किया कि ये सरकारी नौकरी कोई ऑफिसर बनेगा, तो आपको पता है क्या उसके लिए कौन सा ग्रह देखना है, आपको पता लग जाएगा इसको जब हम पढ़ेंगे कि कौन सा हाउस देखना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम आगे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाएंगे और आपको सारा बहुत अच्छे से देखना आ जाएगा। तो अभी तक हमने सिर्फ आज हम ये समझेंगे कि है क्या ये 12 भाव। 12 भाव 12 राशि और 9 ग्रहों से बनी हमारी जन्म कुंडली। ठीक हो गया, जिससे हमें हर एक प्रश्न का आंसर मिलेगा। और ये ठीक है, और ये जो है विशेष स्थितियों को समग्र रूप से प्रकट करता है। उनकी परिस्थितियां बदल सकती है, राशि इसमें हाउस नहीं बदलेगा, राशि बदल सकती है, ग्रह बदल सकता है, हाउस हमेशा फर्स्ट है, फर्स्ट ही रहेगा। जब भी मैं फर्स्ट हाउस बोलूंगा तो हम ये देखेंगे, जब भी हम सेवंथ हाउस बोलेंगे तो ये देखेंगे, जब भी हम सिक्स हाउस बोलेंगे तो ये देखेंगे। ठीक हो गया। अब इनका भी अलग अलग महत्व है कि फर्स्ट हाउस का अपना महत्व है, द्वितीय का अपना महत्व है, तृतीय का अपना है। अब इनको जो फलादेश करेंगे तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट भाव भी है, कुछ इसमें थोड़े कमजोर भाव भी है। तो उसको समझने के लिए हम अब यहाँ पे आएंगे। तो इसमें देखो केंद्र भाव, इसमें 5 तरह के भाव, 5 तरह से हम इनको बांटेंगे। 12 के 12 भावों को हम 5 तरह से बांटेंगे। केंद्र भाव, इसमें 4 भाव आ जाएंगे। त्रिकोण में 3 भाव आ जाएंगे। त्रिषणाय में 3 आएंगे और त्रिक भाव में भी 3 आएंगे। ठीक है, ये जो 6 नंबर है ये 2 बार ही आएगा। जो छठा भाव, इसको अभी मैं समझाता हूँ क्यों जो है छठा। ये देखो, इसमें त्रिक स्थान या दुख स्थान मैंने लिखा है। ठीक है, किताबों में आपको इसको त्रिक भाव बोलते हैं, लेकिन आप इसको दुख भाव ही समझे, दुख स्थान समझे, क्योंकि ये दुख स्थान है। क्यों हो मैं बताता हूँ। और मार्ग भाव 2 और 7, यानी कि ये जो है 12 भाव, अगर इसको हम छोड़ दे 6 नंबर को 2 जगह आएगा,
और कोई रिपीट नहीं होगा। केंद्र स्थान, त्रिकोण भाव, त्रिषडाय, त्रिक या दुख स्थान। ज़्यादातर मैं यूज करूंगा दुख स्थान। त्रिक भाव आपको किताबों में त्रिक भाव लिखा मिलेगा, इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन ये दुख स्थान हम यूज करेंगे यहाँ वर्ड। मारक भाव, ठीक हो गया। अब आपने ये क्यों हम समझ रहे हैं कि 12 भाव में भी अलग अलग चीजें हैं। तो हमने देखा केंद्र भाव। केंद्र भाव का मतलब कौन सा? केंद्र भाव का मतलब हो गया आपका केंद्र भाव 1 4 जो इस लगन में सबके लिए होगा, वही ये जो होगा हमारा ये और ये। यानी अभी हाउस की काउंटिंग है, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड, थ्री, फोर्थ। अभी आपने राशि नहीं समझना इसको, इसीलिए आज क्योंकि राशि नहीं, अगले पार्टों से हम अब इसमें हाउस नहीं दिखेंगे। अब आज आप समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है। अब ये क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग नहीं दिखेंगे, हम यहाँ राशि आएगी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये राशियों का और ग्रहों का एक समग्र रूप उसका जो है प्रकट करता है, उसकी विशेष परिस्थितियों को समग्र रूप से प्रकट करता है। हमने यहाँ पे परिभाषा में इसको समझा। तो अच्छा, केंद्र भाव। केंद्र भाव क्या है? 1 4 7 और 10। ये जो केंद्र में आपको दिख रहा है, ये जो बॉक्स है, इसके बीच में जो भाव 4 आ रहे हैं, ये केंद्र के स्थान माने जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये जो है शुभ स्थान माने गए हैं। ठीक है, कैसे स्थान माने गए? शुभ, यानी जो भी इसमें राशियां होगी वो शुभ होगी, और जो भी इनमें ग्रह होंगे, हमने बोला राशियां और ग्रह और भाव 3 मिला के जन्म कुंडली बनी। तो यानी कि इसमें जो राशियां होगी और जो इसमें ग्रह प्लेस होंगे बर्थ के हिसाब से, वो आपके शुभ माने जाएंगे। यानी आपको जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो वो शुभ फल करेंगे। लेकिन ये कंडीशनल है, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा कि ये कभी कभी मैंने लिखा है यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए, परंतु कभी कभी यह भाव अपनी शुभता कायम रखने में सफल नहीं होते। ये जो 4 के केंद्र भाव है, शुभ स्थान है, लेकिन कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि कभी कभी अपनी शुभता कायम रखने में जो है सफल नहीं होते। कभी कभी यह अशुभ फल देने लग जाते हैं। वैसे है ये शुभ, आप इसको शुभ मान के चलेंगे, लेकिन किसी की कुंडली में, ये हर एक अलग अलग कुंडली में अलग अलग इसका वो रहेगा, और ये जो है किसी की कुंडली में अशुभ भी हो सकता है। अब वो क्यों होगा, वो हम जो है अगले एक वीडियो में पढ़ेंगे कि ये जो है, आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बोलेंगे शुभ, अभी चर्चा करते हैं उसके बारे में। अभी सिर्फ आप समझ लेते हैं इनको एक बारी। फिर ये केंद्र भाव आप समझ गए। आप अभी सिर्फ इतना समझे कि इनमें जो ग्रह होंगे या जिनमें जो राशियां होगी, उनसे संबंधित जो ग्रह होगा वो शुभ माना जाएगा उस जातक के लिए, और वो अपनी दशांतरदशा में अच्छा फल करेगा। फिलहाल आप इतना समझिए। फिर त्रिकोण भाव सबसे इंपॉर्टेंट। ये जो है त्रिकोण भाव, त्रिकोण नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे ये जो था इस बॉक्स में आ रहे थे, लग केंद्र के थे। अब त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब कि अगर ये फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, अगर हम इनको जोड़ें ऐसे, तो देखो एक त्रिकोण बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो बोलने का मतलब है इनका जैसा इनका नाम, ये केंद्र का भी जैसे नाम है वैसे हुआ। केंद्र मतलब जो केंद्र में है सारे, 1 4 7 10। अब लेकिन समझा क्या हमने इनसे? समझने की बात है कि केंद्र भाव बोलने से आपने समझा क्या कि जो इसमें राशियां होगी उनके स्वामी ग्रह, और जो इसमें ग्रह होंगे वो शुभ होंगे। इसलिए हमने ये समझा कि ये केंद्र क्यों समझा हमने। उसके बाद त्रिकोण भाव 1 5 9। कुंडली में ये जो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ये वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। इसी पे ही ये जो है ग्रह होते हैं जो आपको जीवन में हमेशा अच्छा ही फल करेंगे। ये जो त्रिकोण भाव ये हमेशा शुभ होंगे, इसलिए इन्हें योगकारी भी कहा गया है। ठीक है, ये जो भाव होंगे पहला, पांचवा, नौवां, ये आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में जब आप देखें तो आपने पहला, पांचवा, नौवां भाव, यानी जो उसमें राशि होगी उसका स्वामी ग्रह जो है, ये जो भाव होंगे ये आपको हमेशा शुभ होंगे, इसलिए इनको योगकारी कहते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जैसे ऊपर वाले में कंडीशन थी कि कई बार वो शुभता खो भी देता है। क्यों होता है उसको मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, उसके अलग वीडियो बनेगा। क्योंकि इस केंद्र वाले भाव को हमने बोला शुभ स्थान, ठीक है, शुभ भाव। इसको बोला हमने योगकारी, वर्ड में फर्क है। योगकारी, शुभ तो ये है ही है 1 5 9, लेकिन ये योगकारी है। इसके बाद एक पूर्ण योगकारी भी आता है।
इस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि कब ग्रह शुभ होता है, कब योगकारी होता है, कब पूर्ण योगकारी होता है, यानी वो जो जीवन में आपको बिल्कुल ऊंचाइयों पे ले जाता है वो पूर्ण योगकारी ग्रह होता है। अगर हम संक्षेप में समझे, अभी सिर्फ हम कुंडली के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, हाउसेस के बारे में। तो केंद्र हमने समझ लिया, त्रिकोण हमने समझ लिया। अब त्रिकोण को योगकारी क्यों बोले और ये अशुभ क्यों नहीं होता, इसका छोटा सा मैं अभी यहाँ पे आपको एक मतलब एग्जाम्पल दे देता हूँ। डिटेल में हम उसी वीडियो में देखेंगे कि जो भी लगन होगा, मान लीजिए अब इसको हाउस ना मान के आप लगन समझ लीजिए कि यहाँ पे राशि मेष राशि है, ठीक है। जो भी लगन होगा तो यानी इस कुंडली में जातक को मेष मेष राशि का मेष राशि का स्वामी कौन है, मंगल। यानी ये कुंडली किसकी हुई, मंगल प्रधान कुंडली हुई। मंगल को पूरा साम्राज्य मिला, तो मंगल ने अपने हिसाब से सबको बांटना है। मैंने पीछे भी थोड़ी चर्चा करी थी कि मैं आपको इसका मैजिक बताऊंगा कि ये चार्ट काम कैसे करता है। हम इसको 1 5 9 को हमने योगकारी क्यों बोला, हमने ये बोला कि आप कोई भी कुंडली लगाएं, मालूम मेष लगन की लगाएं, वृष लगन की लगाएं, मिथुन लगन की लगाएं, कर्क की लगाएं, किसी भी लगन की लगाएं, जो लगन होगा वो अपने हिसाब से सबको उसने बांटा है। ये एक मैजिक है, आप भी करके देखें इसको। कि जैसे अब ये मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, इसने अच्छे स्थान इसको शुभ स्थान माने गए हैं। तो ये इसने देखो इस सूर्य को दिया 5 नंबर राशि, हम अब राशियों इससे बात करेंगे हम। 5 नंबर सिंह सूर्य को दिया, और 9 नंबर बृहस्पति को दिया, 9 नंबर धनु गुरु को दिया। यानी इसने मंगल ने अच्छे दोनों स्थान जो त्रिकोण के स्थान है वो किसको दिए, अपने मित्र को दिया। मित्र, अब मित्र शत्रु भी आपने ध्यान रखना है, इसीलिए हमने बेसिक में सारी चीजें समझी कि मित्र किसको बोले हमने। देखो अगर मंगल यहाँ है, देवगण में आता है, इसने सूर्य और गुरु इसको दिए, दोनों अपने मित्र को दिए। यानी जो मेन कुंडली में आपके जीवन में जो आपके जीवन में अच्छी घटनाएं या अच्छे जो भी चीजें होनी है वो 5 और 9 और 1 से है, संबंध रखती है। तो ये इसने अपने मित्र को दिए। यानी आप अगर वृष राशि यहाँ लगाते हो तो वहां क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6, यानी ये वाली इधर को आ जाएगी। यानी तो ये किसकी हुई, 6 नंबर बुध की। तो यानी अगर यहाँ शुक्र का लगन बनता है तो उसने बुध को दी, अपने मित्र को दी। और यहाँ पे 6 7 8 9 10 यहाँ शनि आ जाता है। तो देखिए अब आप अगर शुक्र लगन बनता है तो उसने एक शनि उसका मित्र है और एक उसका बुध भी इनका मित्र है। मैंने बोला था बुध इन सबका मित्र है, तो इन्होंने अपने मित्र को दिया। यानी अभी जब भी कोई लगन आप लगाएंगे तो इसकी यानी योगकारी क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों इसके शत्रु कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। कोई भी आप लगन लगा दीजिए, ये लगन के शत्रु नहीं होंगे, इसलिए ये क्या है, योगकारी। ठीक हो गया। केंद्र, त्रिकोण, अब देखो कैसे ये सारी चीजें यूज हो रही है। देवगण दानव कहाँ यूज हो रहे हैं, ये क्रम और राशियां कहाँ यूज हो रही है। तो ये सारी चीजें इसलिए मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, आप समझते चले। अब आगे को ये चीजें यूज होगी, जब मैं केंद्र स्थान बोलूंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1 4 7 10, ये आपको पता होना चाहिए। फिर त्रिकोण बोलूंगा तो ये होगा। अगला है त्रिषडाय। मुश्किल नाम लग रहा है लेकिन ये कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ढंग से बताऊं। त्रिषडाय मतलब 3 6 11, यानी कि ये देखिए अब यहाँ मैंने यहाँ 2 डॉट लगाता हूँ, 3 6 11, ठीक है। 3 6 11 को त्रिषडाय, यानी त्रि मतलब तीसरा, षड छठा, आय, इसको आय भाव भी बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्यों आय भाव बोलते हैं। तो त्रिषडाय, सिंपल है, त्रिषडाय यानी 3 6 11, ठीक है। इसको 3 4, ये क्या है, यह अशुभ भाव है, अशुभ है ना कि दुख भाव। मैंने बोला था दुख भाव भी होता है, त्रिक भाव दुख भाव स्थान है। ये त्रिषडाय ये क्या है, अशुभ भाव है ना कि दुख भाव, क्योंकि यह भाव कुछ अच्छा फल भी करते हैं। ये इनको क्यों बोला गया हमें त्रिषडाय, अलग क्यों दिया गया, ये अच्छे स्थान नहीं है थोड़े, ये भी अशुभ स्थान है लेकिन ये दुख स्थान नहीं है। मैंने बोला कि मैं आगे दुख वर्ड यूज करूंगा। दुख स्थान ये अशुभ इसके लिए करेंगे, दुख स्थान इसके लिए करेंगे, 6 8 12 के लिए। तो ये अशुभ स्थान क्यों है, अभी पहले क्लियर कर लेते हैं इनको सबको, फिर आपको इसको डिटेल में मैं बताता हूँ। अब त्रिक भाव यानी दुख स्थान। दुख स्थान क्या है, दुख स्थान है हमारे ये वाले, ये 6 8 12, ठीक है। ये जो है अब देखो 6 आपके त्रिक भाव में भी आया, 3 6 इसमें आपके त्रिषडाय में भी आया, अशुभ स्थान में भी आया और दुख स्थान में भी आया। तो जो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें फिर भी कुछ ना कुछ अशुभ में भी आया ना, ये त्रिषडाय में भी आया,
तो यानी कुछ ना कुछ इसमें शुभता है, इसमें इसलिए इसको जो है इसमें भी रखा गया, इसको त्रिषणाय में भी रखा गया। दुख स्थान में भी है छठा, क्योंकि ये दुख का स्थान भी है, लेकिन 8 और 12 कहीं पे भी ये सीधे दुख भाव में आए। तो यानी सबसे जो दुख स्थान जो है 12वां और 8वां होगा कुंडली में, ठीक है। उसके बाद छठा भी दुख स्थान है, लेकिन इसमें कुछ शुभता भी है। जैसे हमने नौकरी और कंपटीशन जब आगे देखेंगे, जब कोई पूछेगा मुझे नौकरी मिलेगी या ना, तो हमने कहाँ से देखना, छठे स्थान से, यानी तो कुछ शुभता भी है। तीसरे स्थान में बल का पराक्रम का पता चलता है, यानी कुछ अच्छा भी करते हैं ये। 11वें स्थान से मान लिया छोटी बीमारियों का, छोटी मोटी बीमारियों का भाव है, मतलब ये यहाँ से इस हाउस से हमें पता चलता है कि आप जातक को बीमारियां छोटी मोटी होगी जब 20 भाव से संबंधित स्वामी की दशांतर दशा चलेगी। तो यानी लेकिन यहाँ से आय भी देखते हैं, ठीक है। इसलिए ये इसमें कुछ ना कुछ शुभता भी है। अगर इनकी दशांतर दशा चलेगी तो आपको समस्याओं के साथ साथ, ठीक है, कुछ ना कुछ फायदा भी होगा। इसलिए इसको त्रिषणाय अलग रखा गया है। लेकिन जो 6, 8, 12, 6 में थोड़ी शुभता है, इसलिए इसमें भी आ गया। लेकिन 8 और 12 क्या है, दुख स्थान है, इसमें कोई शुभता नहीं है। इसका स्वामी जहां जाएगा वहां पे ये खराब करेगा, और जब इसकी अपनी दशा अंतरदशा चलेगी तो वो भी जीवन में आपको मार्ग तुल्य कष्ट देगी। तो ठीक हो गया। अब बचा क्या, अब देखो ये हमारे केंद्र ने कवर कर लिए। ये केंद्र, ये वाला केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है लगन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र में भी आया, त्रिकोण में भी आया, उसी तरह छठा इधर भी आया, इधर भी आया, तो यानी कुछ ना कुछ शुभता इसमें है। अब बचा क्या, अब बचा हमारा मार्ग भाव। अब मार्ग भाव क्या है, 2 व 7। अब 2 व 7 ये वाले, अगर आप बात करें, एक ये वाला और एक ये वाला 7, ठीक है, इनको हम मार्ग भाव के नाम से जानते हैं। अब इस पे तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये क्यों मार्ग भाव बने 2 और 7, ठीक है। जबकि आयु हम यहाँ से देखेंगे तो ये मार्ग भाव, एक जो हमारी भावात भावम थ्योरी आती है, उसमें क्या होता है, नियम के अनुसार ये भाव व्यय तथा हराश के होते हैं। यानी आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा इसको, क्योंकि इसमें मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप उसको देखेंगे। क्योंकि फलादेश में हमारे को भावात भावाम जो है, भावात भावम जो नियम है वो हमेशा हमें चाहिए, उसके बिना हम आगे फलादेश नहीं कर सकते। उसके हिसाब से क्या होता है, ये मार्ग स्थान होते हैं। जब भी इसकी दशा इनमें स्थित ग्रहों, मतलब राशियों के स्वामी ग्रहों की जो है दशा अंतर दशा आएगी, तो आदमी के जीवन में मार्ग तुल्य कष्ट होंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे, क्योंकि ये मार्ग भाव है। तो मृत्यु तुल्य कष्ट बोल रहा हूँ मैं, मार्ग भाव बोल रहा हूँ, मृत्यु नहीं कह रहा हूँ। यानी मार्ग जो है मृत्यु तुल्य कष्ट, उसके बराबर, यानी बहुत सारी उसको समस्या, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसको बीमारी लग सकती है। इस तरह से हम इसको आगे समझेंगे। इसका मतलब ये नहीं सोचना कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है अगर और उसकी दशा अंतरदशा उसको सपोर्ट कर जाएगी, तो वहाँ पे मृत्यु भी संभव है। उसको हम समझेंगे आयु निर्धार, उसमें जब हम दीर्घायु और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये मार्ग भाव 2 और 7 अभी आप फिलहाल इतना समझ लें, क्यों है, भावात भावाम नियम के नाम, भावम नियम के अनुसार। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखेंगे कि ये फर्स्ट का अष्टम है, तो फर्स्ट का द्वादश क्या है, लॉस का, हरास का स्थान है, यानी इसका हम अगले में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले से 12वां क्या है, इसका व्यय है। तो यानी ये आपकी आयु है, तो आयु का व्यय, यानी किसी भी भाव का व्यय देखना हो तो उससे 12वां देखना है। तो इसका 12वां कौन सा होगा, ये, अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ से इसका 12वां होगा, इसलिए ये 8वें का ये 12वां हुआ, तो यानी इसका लॉस हो रहा है, तो ये मार्ग स्थान हुआ, आयु के लिए मार्ग स्थान हुआ ये, इसलिए इसको मार्ग कहा गया। और अब इसको क्यों कहा गया, क्योंकि 8वें से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा हुआ। अब तीसरे के लिए, तीसरे का 12वां कौन सा हुआ, ये आयु। भावात भावाम में क्या करते हैं, जब आयु से, इधर को भी आयु देखेंगे हम, 8वें से 8वां, ठीक है, तो उसका लॉस यहाँ पे है, इसलिए इसको हम संक्षेप में यहाँ बात करेंगे कि ये इसलिए यहाँ पे दूसरा 7वां मार्ग हुआ। यानी जब भी इसकी दशांतर दशा चलेगी तो आदमी को जो है कुछ ना कुछ कष्ट दुख जरूर रहेंगे। तो फलादेश में जो है आज हमने एक और स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें हमने केंद्र समझ लिया, त्रिकोण समझ लिया। त्रिकोण हमेशा योगकारी होंगे, और मैंने इसका सूत्र भी बता दिया क्यों योगकारी होंगे, क्योंकि वो लगन के कभी शत्रु नहीं होंगे। किसी भी लगन में आप देख लीजिए, आप लगा के देख लीजिए, और जो उसका वो होंगे, इसलिए वो योगकारी है। केंद्र स्थान शुभ होते हैं,
योगकारी नहीं कहेंगे क्योंकि वो कभी कभी अपनी शुभता कायम नहीं रखते। 8 और 12 दुख स्थान है, 6 8 12 दुख स्थान है, 3 और 11 आपके अशुभ स्थान है, ठीक है। 2 और 7 मार्ग स्थान है। अब जब हम बात आगे फलादेश करेंगे तो हम ये सारी चीजें देखेंगे। जब हमारे को लगेगा कि पंचम स्थान के स्वामी की दशा अंतर्दशा आ रही तो हम बोलेंगे कि नहीं यार आपके जीवन की अच्छी हो चलेगी, क्योंकि लग्नेश का मित्र होगा वो और यहाँ इसको अच्छा एक शुभ भाव मिला है, तो आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की आप करेंगे। तो इस तरह से फलादेश में ये सारी चीजें हमें काम आएगी। तो अगले जो चैप्टर है उसमें अब हम बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब जो है हम क्या करेंगे, अगर आपने वो पार्ट देख लिया, अब हम क्या करेंगे कि 12 भाव हमने जो ये व्याख्या करी, प्रथम से द्वादश भाव तक सभी भाव मनुष्य के पूर्ण जीवन की घटनाओं की व्याख्या करते हैं। अब हम इन एक एक भावों को अगले चैप्टर में आपको इतनी आसानी से बताऊंगा कि आप जो है जीवन में किसी भी क्वेश्चन का आंसर, जातक के किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं, बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 12 के 12 भावों को देखेंगे कि प्रथम भाव से देखना क्या है। किसी ने क्वेश्चन आपसे जो भी किया आपको एकदम पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ से देखना है, ठीक है। और फिर जो है आप जो है फिर हम फलादेश में आगे बढ़ते हुए काफ़ी अब हमारा जो है फलादेश के हम नज़दीक पहुँच रहे हैं। तो बेसिक हमारे क्लियर अच्छे से होने चाहिए, तभी हम अच्छा कर पाएंगे। और लॉजिक के साथ हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोण का क्या महत्व है, त्रिकोण को क्यों उसको योगकारी कहा गया, केंद्र स्थान क्या है, और ये जो है इन सभी स्थानों का क्या महत्व है। हम एक अगले वीडियो में पूरा मैं लगन कुंडली को आपको जो है, आज तो हमने समझा कि किस भाव को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसका क्या महत्व है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हर एक भाव का क्या महत्व है, क्योंकि जब हम फलादेश करेंगे तो हमें 3 चीज़ों पे ही हमारा जो गोल्डन रूल होंगे उन पे स्टिक होना है, भाव, भावेश और कारक ग्रह। तो ये जो हमारा गोल्डन रूल होगा उस पे अब हम फर्स्ट रूल पे जो है, अगले चैप्टर फर्स्ट रूल है जो हमारा फलित ज्योतिष में 3 रूल पढ़ेंगे, भाव, भावेश और कारक, ठीक है। तो उसका फर्स्ट रूल हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, भाव के बारे में। वो आपको आ गया तो आपका 33% फलादेश आपको आ गया करना। उसी तरह से फिर हम भावेश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कारक के बारे में पढ़ेंगे और आपको 100% फलादेश आप कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का चैप्टर जो हमारा पार्ट 4 है, बेसिक जो एस्ट्रोलॉजी के सीखने के क्रम में जो हम पार्ट 4 आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जो है हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और हम आपको अच्छे से जो है मेहनत करके आपको जो है सारी चीज़ें जो है एक जगह पे आपको लाएं, ताकि जो है आप आसानी से जो है बिना बुक्स पढ़े जो है आप अच्छा सा फलित ज्योतिष में आपकी मास्टरी हो जाए। थैंक यू, नमस्कार।